हेलो प्लीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। मैंने 30 रुपीज़ का प्रिक लगाया हुआ है, अगर जो कोई भी मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, जो इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही बाय ऑन करे। जिन लोगों को भी मेरे हॉट पार्ट सुनना पसंद है, यूट्यूब पे मैं पूरा बंद करने वाली हूँ, मैं शेयर नहीं करूँगी और मैं एक लिंक दूंगी किसी एक को, पूरे कमेंट में एक ही लिंक जाएगा, उसी लिंक पे आप सब ट्राई कर लेना, क्योंकि मैं अगर रिप्लाई दूंगी तो मेरा तो लोगो दिखेगा ना। अगर किसी को लिंक चाहिए तो उसमें से लिंक ले करके और सीधे आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, हर चीज़ को अच्छे से स्कैन कर रहा है। अगर स्कैमिंग कुछ भी लगता है तो चैनल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे और एक से ही काम चला लेंगे, ठीक है ना। वैसे मेरे प्लस मैसेंजर चैनल का नाम वांगसियन मेमोरी वर्ल्ड है, तो ईजी है, पब्लिक चैनल है, मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ जा करके हॉटपॉट का मज़ा ले सकते हैं, जो कि 1-2 दिन गैप करके मैं डालती रहती हूँ, तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे एक सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट किया है जो कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। हाँ, और उस सीरीज़ का नाम है माय डियरेस्ट नैनी। तो आई होप कि आप उस स्टोरी को मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिस्ट्री और स्टोरी मिस्ट्री से भरी हुई है, प्लस उसमें 18+ सीन भी है। तो आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना चाहोगे। देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली हैव यू लॉस्ट बेबी बनी में बेबी बनी का शादी माफिया बॉस से हो चुका था। माफिया बॉस और बेबी बनी दोनों अपनी कार में बैठे हुए थे और उसके लिए जो स्वीट बुक किया हुआ था वहाँ के लिए वो निकल गए थे। लेकिन एन वक्त पे वांग जी ने कहा कि उसे कार चेंज करनी है। दैट्स वाई उसे शायद से कुछ पता था, वो अप टू डेट रहता था हर मामलात में, इसी वजह से क्रिस उसकी बात को अच्छे से समझ पाता था, थोड़ा सा कंसर्न भी रहता था। उसके लिए ब्लैक कार अरेंज की जाती है और उसमें वो दोनों बैठे हुए थे, साथ में क्रिस स्वयं उस कार को चला रहे थे और उसके साथ में सॉन्गलाइन भी बैठा हुआ था। बाकी का कारों का काफिला चल पड़ा था। आधे रास्ते आते आते वो कार जैसे ही ओवरब्रिज के अंदर इन करने वाली थी, कार ब्लास्ट कर जाता है। वांग जी के चेहरे पे एक डेविल स्मिक था, वहीं विंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। नी हिसेंग तो डर के मारे विंग से चिपक गया था और बाकी लोग थोड़े सौकते में आ गए थे। क्रिस को पता था कि सर ने बोला है तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। वांग जी कहता है ग्रेट, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही सीन बना है। विंग कहता है आपको पता था ये सब?" वांग जी उसके फेस को अपने चेस्ट में छुपा लेता और कहता है बस तुम्हें मुझे फील करना है, माय ओमेगा, और किसी भी चीज़ को नहीं, ठीक है। उसके बाद कहता है क्रिस तुम्हें पता है क्या करना है? क्रिस कहता है नो। वांग जी कहता है कुछ कार को लो और जहाँ स्वीट्स बुक है वहाँ बोलो जाने के लिए सॉन्ग लाइन, तुम वहाँ पर जाओगे और निगरानी करोगे हर तरफ से, ठीक है ना। सॉन्ग लाइन कहता है यस बॉस, और इतना बोलकर वो कार से निकल जाता है। 4-5 कारों का काफिला उस स्वीट्स के लिए चला जाता है। हालांकि उस स्वीट्स में कोई नहीं था, वो कमरा पूरा खाली रहने वाला था। उसके बाद क्रिस और क्रिस के पीछे 3 और बॉडीगार्ड की कार और चल पड़ती है बीजिंग से शंघाई के लिए। शंघाई आती है एक बहुत बड़ा विला शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ इलाकों में। हालांकि ये एरिया एक रेसिडेंशियल एरिया था, पर शहर के बीचों बीच था। उस विला के आसपास बहुत सारे गार्ड थे और 3-4 किलोमीटर पहले से ही वहाँ से पहरा स्टार्ट हो गया था। वो कार अंदर इन करती है। विंग वो सभी नज़ारों को देख के बहुत ज़्यादा शौक था, नी हिसेंग भी उसके साथ था। वो सब अंदर एंड करते हैं एक बहुत बड़ा सा गोल्डन गेट। उस गोल्डन गेट को ओपन होते ही सारे लोग अंदर आ जाते हैं। एक बड़ा लग्जेरियस विला को देखते ही विंग की आंखें चौंधी आ गई थी। वो सामने के नज़ारों को देख रहा था और नी सिंह कहता है ओह माय गॉड, ये किसका घर है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, इतना बड़ा घर। विंग तो खुद सौकते में था, नी सिंह अलग ही जोन में पहुंचा हुआ था। 2 दरवान आते हैं, दोनों तरफ से गेट ओपन होता है। वांग जी बाहर आता है। नी हसंग भी उतर गया था। वांग जी बाहर आते ही विंग का हाथ अपने हाथ में लेता है। विंग धीरे से बाहर आता है। विंग ने ब्लू कलर का कोट वेयर किया हुआ था और वांग जी ने ब्लैक कलर का। वांग जी विंग के कमर में हाथ डालते हुए उसे अंदर की तरफ चलने का इशारा करता है। विंग थोड़ा घबराया हुआ था, थोड़ा सा डरा हुआ था, थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा सा उसे चिंता और परेशानी भी घेरी हुई थी। अंदर का सीन क्या बनेगा? वांग जी कौन है? इतना बड़ा लग्जरियस हाउस आखिर किसका है?
सभी ख्यालों के साथ लड़ता हुआ वो अंदर आता है, जहाँ पे एक छोटी बच्ची आते ही गेट पे कहती है, ठहरो। उसे देखकर विंग तो डर गया था, पर वांग जी पोलाइट वे में नीचे बैठते हुए कहता है, हे बेबी, क्या तुमने मुझे मिस किया? वो कहता है, कगा, आपने बोला था आप मुझे अपनी वाइफ से मिलाओगे, पर आप तो गायब हो गए और आपने मुझे मिलाया नहीं। वांग जी उसे गोद में ले लेता है और कहता है, मीट माई हस्बैंड, माई ओमेगा। और इतना बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। वो लड़की अपना मुंडी नीचे करके विंग को अच्छे से घूर लेने के बाद वांग जी के कान में, हालांकि उस बच्ची को लग रहा था कि वो धीरे से बोल रही थी, लेकिन वो जोर से बोलती है कि आपका हस्बैंड बहुत खूबसूरत है। विंग वो देखकर थोड़ा स्माइल करता है। तभी अंदर से वांग जी के मॉम, डैड, सीचन और उसकी वाइफ सारे आ गए थे। आते ही विंग को देखते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहा था, उसकी मॉम आते ही कहती है, बाबा, क्या आप नर्वस हो? विंग कहता है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैंने वो। वांग जी कहता है, मॉम, छोटा सा हादसा हुआ था, एक कार में ब्लास्ट हो गया। उसकी मॉम वांग जी को मारते हुए कहती है, छोटा सा हादसा? तुमने इस बच्चे को डरा दिया, तुम्हें नहीं लगता? वो कहता, मॉम प्लीज। और इतना बोलकर सारे लोग अंदर आते हैं। नीलसेंग अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी मॉम नीलसेंग को देखती है और पानी देते हुए कहती है, रिलैक्स, यहाँ सब सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। इतना बोल करके और वो लोग आराम से बैठ जाते हैं। वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ था, उसके गोद में वो बेबी थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था, वो बेबी को घूर के देख रहा था, क्योंकि वो बेबी विंग को घूर घूर के देख रही थी। तभी जियांगचेंग आते हुए कहता है, हे सीसी, कम हियर। जियांगचेंग की बात सुनकर वो कहती है, नो काका, इतने दिनों बाद घर आए हैं, मैं नहीं आऊंगी। और इतना बोलकर उसे चिपटी हुई थी। जियांगचेंग उसे जबरदस्ती उतारते हुए कहता, मैंने कहा ना यहाँ। कहता है, नो। और नहीं उतर रही थी। तभी उसकी मॉम कहते, बस करो, जियांगचेंग जाओ, सभी के लिए कॉफी और चाय का अरेंज करो। और कहती है विंग के पास आकर, आप क्या लेना चाहोगे बच्चा? विंग उनकी वार्मनेस को देखकर थोड़ा सा उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो वार्मनेस ढूंढ रहा था। उसका बॉयफ्रेंड भी वैसा ही था। उसकी मॉम ने किसी और के साथ डेट कर लिया था और वो शादी करके सेटल हो गई थी। हालांकि विंग की मॉम हमेशा विंग को प्यार करती थी, लेकिन जब से उसकी मॉम ने दूसरी शादी की थी तो विंग के लिए थोड़ा सा टाइम देना मुश्किल हो रहा था। पर वांग जी की मॉम उसे इतने प्यार से कंसर्न शो करा रही थी, जिस वजह से हमारे विंग को थोड़ा सा सेंटिमेंटल वाला सीन बन गया था। वो कहता है, मैं ठीक हूँ आंट। तो वांग जी की मॉम कहती हैं, अरे आंट, हाँ, सच में मैं तुम्हारी मॉम लगूंगी, सो कॉल मी मॉम। वो वांग जी को देखता है। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, विंग से मॉम। विंग कहता है, ओके मॉम जी। तो वो कहती, गुड बॉय। और हाँ, ये अपना घर है, इसे अपना घर ही समझो, रिलैक्स हो जाओ सबके सब। इतना बोल करके वो बैठ जाती हैं। फिर उसकी मॉम विंग से पूछती है तो विंग बता देता है कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर था, नीहे सिंह उसका फ्रेंड है। और फिर वांग जी उससे कहता है कि अचानक से मैंने शादी का फैसला किया, आई एम सॉरी टू से, अब मैं आप लोगों को बुला नहीं सका। उसके डैड कहते हैं, तुम शादी कर लिए, यही बहुत बड़ी बात है, बुलाना छोड़ो, कम से कम हमारा बच्चा हमारे घर में तो है, सेफली वो भी। वांग जी कहता है, पॉइंट है। फिर सीजन कहते हैं, तो सूट्स पे कौन है? कहता है, कोई नहीं, कमरा खाली है, और जो भी वहाँ आएगा उसका काम तमाम करना। तो वहाँ पे सॉन्ग लाइन है और मैंने सोयांग को मैसेज कर दिया है, वो भी जाता होगा। सीजन कहता है, सच में तुम्हारा दिमाग ना बहुत तेज चलता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। फिर सभी लोग खाने के टेबल पे आते हैं और सब लोग खा रहे होते हैं। विंग का तो मुंह बना हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। नील सिंह का भी मुंह बना हुआ था। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है, आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, पर कोई ना, आप दोनों यहाँ रहेंगे। नील सिंह कहता है, क्या मैं भी? तो उसकी मॉम कहती है, आपके पास कोई और ऑप्शन है? अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको लोग पकड़ेंगे, और आपको तो पता ही है। और फिर नील सिंह डे ड्रीमिंग कर रहा है। 4 बंदे आ रहे हैं, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, कीमा की तरह कट कर दिया गया। कभी सिल्ले वाले पे लिटाए जा रहे हैं, उसको पीटा जा रहा है। मतलब वो बहुत सारे इमेजिन कर रहा था। नील सिंह जब ऐसा कर रहा था तो विंग को पता था कि ये क्या कर रहा होगा, इसलिए उसके कान में कहता है, ब्रो चल मारो, ओके ना, वरना सब तुम्हारे एक्सप्रेशन की वजह से सवाल करने लगेंगे। नील सिंह तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ऑलरेडी उसकी फटी पड़ी थी, बट फिर भी वो नॉर्मल होने का पूरा ट्राई करता है। उसके बाद खाना खा चुकने के बाद सभी लोगों को रूम दिया गया था और नील सिंह को गेस्ट रूम। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उसकी जो छोटी लिटिल सिस्टर थी सीसी, वो तो गोद से उतरने का नाम नहीं ले रही थी वांग जी से, और कह रही थी कि मुझे वांग जी
गगा के साथ सोना है। पर किसी तरह से लाइनी जैसे तैसे मनाकर सिसी को अपने साथ लेके चली जाती है सोने के लिए। वांग जी विंग को अपने कमरे में लेके आता है। विंग तो अभी और भी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, बट फिर भी वो उसके पास आता है और उसे बेड पे बिठाते हुए कहता है, पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारा शादी हो गया तो हम फिक्स करें ही, हम नॉर्मली बात भी कर सकते हैं, मुझे बस तुम्हें कंफर्ट कराना है, वैसे भी हम ये कर चुके हैं ना विंग। विंग कहता है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा हमारी वेडिंग नाइट वेस्ट जाएगी तो? भंग जी हंसते हुए कहता है, अगर तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता। तो मेरी फैमिली कैसी लगी तुम्हें? विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो वांग जी को गले लगाते हुए कहता है, बहुत अच्छी है, मैं मिस कर रहा था। मेरी मॉम मुझे हमेशा ऐसे प्रोटेक्ट करती थी, पर जब से उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की तो मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचा। और मेरा बॉयफ्रेंड, तो वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, और अगर तुमने दोबारा बोला मैं उसे जान से मार दूंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, क्या सच में मार दोगे आप? वांग जी कहता है, मुझे पता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड रह चुका है, मुझे ये भी पता है कि शायद से तुम दोनों के बीच में कुछ सीन बना हो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब तो ये है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, बस इतना जानो। और इतना बोलकर विंग के लिप्स को वो कैप्चर करता है एंड देन धीरे धीरे वो लोग अपने क्लोथ्स को रिमूव करके फाइनली वो दोनों का हॉट नॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है। भांगजी और विंग दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और उसके ऐसा करने से विंग, जो कि ओवर इमोशनल हो गया था, उसके अंदर की दबी हुई सारी भावनाएं बाहर आ जाती है। विंग को जब ते रोते हुए देखता है वांग जी तो उसे पूछता है, हे तुम रो क्यों रहे हो बेबी बनी? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस ये खुशी के हैं जो निकल रहे हैं। भांग जी उसे सीने से लगा लेता है और उसे टैप टैप करके सुला देता है। अगले दिन भांग जी ने विंग की ज़्यादा हालत ख़राब नहीं की थी, क्योंकि अगले दिन अगर फैमिली वाले पूछेंगे तो वांग जी को डांट पड़ने वाली थी। भांग जी रेडी हो रहा था और पिस्टल वगैरह अपने पॉकेट में डाल रहा था, तो विंग अपनी टी शर्ट को वेयर करते हुए उसके पास आता है और उसके गले लगते हुए कहता है, क्या तुम बाहर जा रहे हो? भांग जी कहता है, हाँ, 3-4 दिनों के लिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। विंग उदास मन से कहता है, क्या तुम आओगे ना? विंग कहता है, हाँ। वांग जी उससे कहता है, तुम्हारे लिए आना तो पड़ेगा ना? विंग उसकी आके सीने से लग जाता और कहता है, हे कुछ भी करना पर मरना मत, है ना? तो वांग जी कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर उसके फोरहेड पे किस करके विंग को कहता है, रेडी हो जाओ, मैं नीचे जाता हूँ। विंग रेडी हो जाता है। वांग जी, जो कि पहले से ही विंग के लिए सारा कुछ अरेंज करवाया हुआ था, वो सभी थिंग्स को वो विंग के लिए कपड़ा एक सेट निकाल कर, शूज वगैरह निकाल कर खुद से रख देता है। फिर वो नीचे चला आता है। विंग जब बाथरूम से बाहर आता था देखता है कि उसके लिए कपड़े, शूज और सब कुछ था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। वो नहा करके नीचे आता है जहाँ पे वांग जी ऑलरेडी बैठ के सबसे बात कर रहा होता है। विंग को देखते ही सब लोग उसको स्माइल पास करते हैं। विंग सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और सभी लोग उठकर डाइनिंग एरिया पे आ जाते हैं। सभी लोग वहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, जहाँ पे किसी को उठाना, पीटना, कूटना, ये सब बातें चल रही थी। विंग के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। नी हुसैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ वो लोग चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद वांग जी कहता है, डैड मुझे जाना होगा। उसके डैड कहते हैं, ठीक है। और इतना बोल करके वांग जी आधा नाश्ता करके ही जा रहा होता है। फिर गेट तक जाता है, वो वापस भाग के आता है और विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मेरा वेट करना बनी, मैं जरूर आऊँगा। विंग एक पल के लिए शॉक हो गया, पर जब लास्ट वर्ड सुनता है उसे फिर से बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे को नॉर्मल रख रहा था। उसके जाने के बाद उसकी मॉम कहती है, हाँ मैं मानता हूँ कि हम माफियाज हैं, पर हमारी भी फैमिली होती है, ऐसा नहीं है। और डोंट वरी, मेरा बेटा तुम्हारे लिए बना है तो वो जरूर लौटेगा, है ना? चिल करो। इतना बोलकर जैसे तैसे विंग को समझा देती हैं। अब विंग के पास नाश्ता करने के बाद कोई काम था नहीं। सीसी जो उसको कब से घूर घूर के देख रही थी, मानो कि उसके गगा के लिए वो मुसीबत बन के आ गया है। वो अपने हाथ को क्रॉस की हुई थी और सब लोग बातें कर रहे थे। विंग उठ के उसके पास जाता है और कहता है, हे बेबी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो या मुझसे नाराज हो, या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम तो दिखने में बहुत क्यूट हो, पर मेरे गगा मुझे छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। वो जब भी आते थे तो मुझे चॉकलेट देते थे, मुझे हगी करते थे, किसी करते थे, लेकिन अब वो तुम्हें किसी करके गए, इसलिए तो मैं तुमसे नाराज हूँ। विंग हंसने लगता और कहता है, और अगर मैं ये करूँ तो? सिसी कहती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है,
आप चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे तो गगा चाहिए ना। विंग उसके नोज को स्लाइड करते हुए कहता है, ये भी पॉइंट है। तो कैसा हो कि आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलें। वो मान गई थी और फिर वो नीहे सैम और बेबी तीनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। घर वाले भी खुश थे कि चलो बेबी के साथ ही सही, विंग तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है एडजस्ट करने के लिए। ऐसे करते हुए पूरा दिन बीत गया था, वांगजी नहीं आया था। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रात के खाना खाने के बाद वो वांगजी के कमरे को हर चीज़ को देख रहा था, जहाँ पे हर चीज़ एडजस्ट किया हुआ था। उसके बुक सेल्स में लव इज़ लव नाम का बुक था। उसे वो निकाल कर पढ़ना स्टार्ट करता है। विंग को वो बुक काफ़ी अच्छी लग रही थी और वो सोचता है कि क्या वांगजी इतना रोमांटिक टाइप हो सकता है जो ऐसी बुक को पढ़ रहा है। बट क्या ही चीज़ें उसके बुक शेल्फ में थी, इसी वजह से वो थोड़ा क्यूरियस हो गया था। बट कोई बात नहीं थी। वो आराम से सभी चीज़ों को देखता है, उस बुक को फिनिश करता है। रात के 2 बज गए थे और विंग को नींद नहीं आ रहा था। विंग के पास अभी भी फ़ोन नहीं था जिससे कि वो वांगजी को कांटेक्ट कर पाए। तभी उतनी रात में उसके डोर पे नॉक होती है और विंग हड़बड़ा के दरवाज़ा ओपन करता है, जहाँ पे सीचन खड़े थे। सीचन उसके हाथ में फ़ोन देते हुए कहता है, वांगजी तुमसे बात करना चाहता है। और फ़ोन देकर वहाँ से बड़बड़ाते हुए जाते। हद है इस लड़के का, इसे एक फ़ोन नहीं दिला सकता, मेरी नींद ख़राब कर दी। और इतना बोलकर वो जा रहे होते हैं। विंग सुनता है पर माइंड नहीं करता और वो एक्साइटमेंट में फ़ोन को लेके हेलो करता है। हाँ जी कहता है, क्या तुम सो गए? विंग कहता है, नहीं, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ जी कहता है, मैं भी, मैं बस अभी होटल आया ही हूँ, तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर इतना बोलकर वांगजी उसे वीडियो कॉल करता है। विंग भी उसे वीडियो कॉल करता है। फिर वांगजी कहता है, हे, मुझे तुम्हें देखना है, प्लीज़। विंग कहता है, हाँ तो अब देख रहे हो ना। वांगजी कहता है, ऐसे नहीं। फिर वांगजी विंग से कहता है कि अपने सारे कपड़े रिमूव करो। विंग नहीं पहले मना कर रहा था, पर वांगजी के इस थोड़ा सा मनाने पे विंग हाँ कर देता है। फिर वो अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है। अब वांगजी कहता है कि बगल के ड्रॉर में वाइब्रेटर है। विंग कहता है, नो, आप चाहते कि मैं ये सभी चीज़ खुद से करूँ? वांगजी कहता है, नो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ करूँ। फिर वांगजी भी अपने सारे क्लोथ रिमूव करता है, फ़ोन को स्टैंड बाय मोड पे रखता है, देन विंग को भी वैसे ही बोलता है रखने। फिर वांगजी उसे कहता है, वाइब्रेटर को प्लग इन करो। वो प्लग इन करके ऑन कर देता है। उसके बाद वांगजी जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था, विंग वैसे ही कर रहा था। वांगजी अपने होटल्स रूम में बैठा हुआ अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा था और विंग यहाँ पे उसकी मदद से कर रहा था। वांगजी विंग को देख करके ज़्यादा ओवरवेल्म से भर रहा था और विंग को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि इस हालत में उसे इस तरह देखकर खुद को सेटिस्फाइड करने के बावजूद भी वो क्रेजी हो रहा था। वो चाह रहा था कि बस वो किसी तरह से उसके पास पहुंच जाए, पर ऐसा करना मुश्किल था। वांगजी को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो विंग को दिखाना नहीं चाहता था। दोनों फाइनली ऑर्गेज्म तक थे और वांगजी उसी हालत में विंग से रात के 3 बजे तक, मतलब 3-4 बजे तक बात करता है। फिर उसे वो साइड करते हुए विंग को पहले कपड़े पहनने के लिए बोलता है, फिर खुद भी पहनता है। और वांगजी विंग से तब तक बात करता है जब तक कि विंग बात करते करते सो ना जाए। फाइनली जब वो सो जाता है तो वांगजी भी फ़ोन कट करके सो जाता है, लास्ट आई लव यू बोल करके। विंग सुबह में, जो कि इतना लेट सोया था, सुबह में उसकी नींद नहीं खुलती है। थोड़ा सा सभी लोग परेशान हो गए थे तो सीचन बता देता है कि रात को वांगजी का कॉल आया था, हो सकता है कि वो देर रात तक बात कर रहे हों। सभी लोग माइंड नहीं करते हैं और बाद में सब नाश्ता करने के बाद उसकी मॉम उसके लिए खाना लेके आती है, जहाँ पे विंग हमारा घोरे बेच के सो रहा था। उसकी मॉम को थोड़ा बुरा लग रहा था विंग के लिए, क्योंकि जस्ट उसकी शादी को 1 दिन ही हुआ है और वांगजी उसे ऐसे छोड़ के चला गया। बट फिर भी वहाँ खाना रख देती है और विंग के बालों पे हाथ फेरते हुए से कहती है, बेबी क्या आप उठोगे? विंग पहले तो 1-2 बार अवॉइड करता है, देन उठ के बैठ जाता है फटाक से, कहता है, मॉम जी आप यहाँ? उसकी मॉम कहती है, हाँ हम यहाँ, आपके लिए हम ब्रेकफास्ट लाए थे, क्या आपको नहीं करना है? विंग कहता है, मॉम जी हम अभी आए। इतना बोलकर वो वॉशरूम भाग जाता है और आ करके बैठ जाता है। वांग जी की मॉम खुद अपने हाथ से विंग को ब्रेकफास्ट कराती हैं। अब ऐसे करते हुए ना 4 दिन हो गए थे। वांग जी 4 दिन के लिए गया था। रोज रात को वांग जी विंग से बातें करता और वांग जी वैसे उल्टा सीधा डिमांड करता, कभी ऐसे करो, कभी वैसे करो, कभी वैसे करो। विंग लिटरली इरिटेट हो जाता, लेकिन वांग जी की हर बात मानना उसे अच्छा लगता था और वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट करता वैसे वैसे वो करता। वांग जी ने इन 4 दिनों में ना विंग के ना उल्टे सीधे कारनामे करवा दिए हुए थे। कितने सारे टॉयज के साथ खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा दिया हुआ था और वांगजी रोज गोवन क्रेजी हो रहा था और आने के बाद एक ही बात सोच रहा था, वो सभी थिंग्स वो खुद से ट्राई करेगा उसके ऊपर। और विंग की तो डर के मारे हालत खराब।
पर फिर भी वो उसकी हर बात मान रहा था। चौथा दिन बीत गया था और विंग को बहुत एक्साइटमेंट थी कि आज शायद वो लौट आएगा, लेकिन वांगजी अभी भी नहीं आया था। और वांगजी इधर आया तो नहीं था, लेकिन हाँ, जहाँ विंग रह रहा था वहाँ पे कुछ लोग हेलीकॉप्टर में बैठ करके और उसके पैलेस के ऊपर ऐसे बम्बार्डिंग और गोलियों की बरसात करते हैं। जब ये सभी लोग सुनते हैं तो जो लैंस एजेंट थे वो कहते हैं मॉम डैड सब चलिए अंदर, और सभी लोग विंग को लेकर के, नी हेसंग को लेकर के सभी लोग एक तहखाना था उसके अंदर आ गए थे। और लैंस एजेंट बाहर चला जाता है तो जियांग चिंग उससे कहता है आप आप लौट के आएंगे ना? लैंस एजेंट कहता है प्रॉमिस, मैं जरूर आऊंगा, हर हालत में आऊंगा, समझे ना? सबका ध्यान रखना। लैंस एजेंट अपने हाथ में पिस्टल लेके निकल जाते हैं और जियांग चिंग को भी एक दे के चले जाते हैं। उसकी मॉम वहाँ थी और डैड वो सीसी भी। उसके डैड कहते हैं मुझे भी जाना होगा। उसकी मॉम कहती है आपको ऑलरेडी 2 बार गोली लग चुकी है, प्लीज़ आप मत जाइए। वो सब वहाँ थे और विंग और जियांग चिंग सभी लोग गोली की आवाज़ सुन पा रहे थे। विंग तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी मॉम कहती है कभी कभी ऐसा होता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम हमेशा सेफ रहते हैं। और इतना बोल करके 10 मिनट बाद सभी गोलियां आना बंद हो गई थी। तभी डोर पे नॉक होता है। झांगचंग को डर लग रहा था कि कौन है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा ऑन करता है, लैंस सिजन को देख करके उसकी जान में जान आती है। लैंस सिजन के बाजू में गोली लग गई थी, लेकिन जियांगचिंग जब देखता है तो वो पैनिक होते हुए कहता है आपको क्या हो गया है, आप ठीक है ना? लैंस सिजन कहते हैं मैं ठीक हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ सब। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो नीचे का हॉल का एरिया सब कुछ सही था। वो कहते हैं नीचे नहीं आए वो लोग, कहता नहीं ऊपर है, सारे के सारे डेड बॉडी पास ऑन कराए जा रहे हैं। इतना बोल करके और वो बाहर आता है। डॉक्टर की एक टीम भी उसके घर में रहती थी, इसलिए लाइन सिचन के पट्टी वगैरह कर दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जिस काम से गया हुआ था वो सब कुछ खत्म कर दिया हुआ था और उसी का खुन्नस निकालने के लिए ये लगाए हुए थे। वांग जी को जैसे ही पता चलता है कि घर पे हमला हुआ है, वो उसका पूरा काफिला निकल पड़ता है। उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था सीसी को लेकर के और विंग को लेकर के। वो आनन फानन में इतना तेज कार भगा के आता है घर। सबसे पहले तो आते ही सीसी को देखता है जो कि उसकी तरफ भाग के आती है। उसे गोद में लेकर विंग के पास आता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर विंग अपनी जगह पर रुक जाता है। वांगजी भी अपनी जगह पर रुक जाता है क्योंकि उसकी गोद में सीसी थी। फिर उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें डर लगा? विंग बस इशारा से कहता है हाँ। फिर लैंस एचन को देखते हैं जो कि गोली लग जाने के बाद उसकी मरहम पट्टी हो रही थी। वो भाई के पास आते हुए कहता है गगा आप ठीक हो? लैंस एचन कहते हैं हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, सारे ऊपर है, डेड बॉडी पास कराए जा रहे हैं। लैंस एचन की बात सुन करके वांगजी कहता है क्या सारे रसियंस थे? कहता है सारे वही थे। हाँ, तुमने उसके बॉस को मारा है तो कहीं से ना कहीं से तो आएंगे ना, ऐसे कोई ना, हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, कुछ नहीं होगा। वांगजी कहता है हाँ वो तो है, मैंने अपडेट करवाया ही था कुछ दिन पहले, इसलिए वो लोग नीचे तो नहीं आ सकते, पर फिर भी सेफ तो रहना पड़ेगा ना। वो कहता है हाँ वापस से अप टू डेट कर देना। और इतना बोलकर वो थोड़े बैठ गए थे। जब थोड़ा नॉर्मल माहौल हो जाता है तो वांगजी विंग को लेकर के ऊपर आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है बेबी बनी क्या तुम डर गए थे? विंग रोने लगता है, कहता है मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, सारे लोग मर गए तो क्या ही होगा। वांगजी कहता है हे चुप रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? फिर थोड़ा देर वांगजी उसको गले लगाए रखता है, उसे सूप करता है और कुछ घंटे बाद वो नीचे आता है। वांगजी बस विंग को होल्ड किए हुए था बहुत ही प्यार से, कहीं वो खो ना जाए ऐसे। जब नीचे आता है तो नीचे का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और डेड बॉडी ऊपर से ही पास ऑन कराई जा रही थी, इसलिए नीचे को किसी को पता नहीं चलता। नीहू सिंह की तो इतनी फटी हुई थी कि वो तो हर 2 मिनट में चीख पड़ता था। सारे लोग परेशान हो गए थे। सॉन्गलैन नीहिसंग को लेकर के बाहर जाना चाहता था, इसलिए वो परमिशन लेता है वांगजी का। वांगजी कहता है हाँ पर उस साइड मत लेके जाना। नील सॉन्गलैन समझ गया था कि जिधर बड़ी पास हो रही है उधर नहीं जाना है। फिर सॉन्गलैन उसे लेकर बाहर आता है और उसके साथ गार्डन में बैठा हुआ था। नीहिसंग डरते हुए कहता है कि ये सब हमेशा रोज होते रहता है। उसकी बात सुनकर सॉन्गलैन कहता है रोज का तो पता नहीं, पर कभी कभी हो जाता है, ये तीसरी बार है अभी तक के लाइफ टाइम में जब से मैं यहाँ आया हूँ। तो वो कहता है और तुम कब से हो यहाँ पे? कहता है 26 साल से। कहता ओह अच्छा। पर मुझे डर लग रहा है। कहता डरो नहीं, वैसे भी यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहाँ पे आने से पहले ही सारे खत्म हो जाते। देख रहे हो हमारे गार्ड, देख रहे हो सारे के सारे खत्म है ना? वो देखता है तो सच में वहां पे उनके गार्ड 1-2 ही घायल हुए थे, बाकी सारे ये थे ठीक ठाक थे। और उसके बाद
वहीं दूसरी तरफ रात के खाने के टाइम पे वांग जी सबको बताता है कि उसने रेशन सेठ को मार दिया है। इसी वजह से ये सभी लोग भड़के हुए हैं और हर जगह वांग जी की ही हुकूमत चल रही है। 2-3 दिन बाद पूरा अंडरवर्ल्ड उनके कब्जे में होगा और वो हर चीज़ को अपने अंडर कंट्रोल करेगा और काम करने के लिए लोगों को वो उसने हायर किया है हर जगह पे। तो उनकी मूवमेंट्स को वो नज़र रखे हुए है ताकि अगर कोई बगावत करे तो वो उसे मार गिराए। वांग जी का स्ट्रेटेजी जान करके सभी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। कुछ दिन बाद, लगभग 1 वीक बाद, पूरे अंडरवर्ल्ड में वांग जी का राज चल रहा था और ओनली फॉर अब वांग जी एक ऐसा चेहरा बन गया था जिसके खौफ से, जिसके नाम से हर को रूह कांप जा रही थी। जितने भी राइवल्स थे वांग जी ने एक एक करके खत्म कर दिया था, जो कि उसके फादर को इतनी चोट लगाई हुई थी। बदला वो ले चुका था और इतना ही नहीं, अब उसके नाम से तो हर किसी की पतलून गीली हो रही थी। आयात निर्यात के क्षेत्र में, हर किसी के क्षेत्र में, हर छोटा सा बड़ा काम वांग जी अपने अंडर में लेकर के काम करवाता था। उसके इतने ज़्यादा श्रृंखला बढ़ गए थे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वांग जी ही चल रहा था। पूरे 2 साल बाद वांग जी अब जाना माना एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस राइवल, एक कंपटीटर और एक अंडरवर्ल्ड डॉन सब कुछ था। उसका अच्छा चेहरा भी था और उसका बुरा चेहरा भी था। उसके साथ हमेशा वांग जी और विंग की लाइफ भी बहुत अच्छे से सेटल हो गई थी। विंग के दिल में जो पहले से थोड़ा बहुत डर था वांग जी को खोने का और इस घर में एडजस्ट होने का, वो सब धीरे धीरे करके जा चुका था। नीवी संग भी उसके साथ रहते रहते अब वहाँ के माहौल से पूरी तरीके से अवगत हो चुका था। वांग जी और विंग आज वापस से समुद्र की राइडिंग पे निकले हुए थे। वांग जी और विंग दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे और विंग उससे कह रहा था, तो अब फाइनली अब माफिया के वर्ल्ड में भी नंबर 1 पे है और बिजनेस में भी। अब आपको नहीं लगता कि आपको नन्हे मुन्ने बेबी के बारे में सोचना चाहिए? तो वो कहता है अच्छा। वांग जी विंग की बातों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो उससे कहता है, क्या कहना चाहते हो विंग? तो विंग कहता है वांग जी से, आपको नहीं लगता कि आपको और 1-2 छोटे बेबी बनी चाहिए होंगे? वांग जी गुस्सा होते हुए कहता, विंग मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी बेबी बनी। इससे पहले कि वांग जी कुछ और आगे बोल पाता, विंग कहता, आप बुद्धू हो, हर चीज में होशियार हो, पर आपको ये समझ नहीं आता कि हम बेबीज की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपना बेबी होना चाहिए? वांग जी शौक और कहता है, विंग। तो विंग कहता है, क्या आप तो पूरे दिन काम पे रहते हो ना, मेरा मन नहीं लगता, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। भांजी कहता है, अच्छा, और मैं जो तुम्हें मिस करता हूँ वो बेबी आएंगे तो मेरा प्यार कम नहीं हो जाएगा? तुम उन पे ध्यान दोगे, मुझ पे नहीं। विंग कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ साथ बेबी और आपको दोनों को हमेशा प्यार करूंगा, प्रॉमिस। आप जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं, पर हाँ बेबी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। हाँ जी कहता है, तो फिर ठीक है चलो। और इतना बोल करके और उसको साथ वो चला जाता है। उस क्रू में, उस जहाज में सिर्फ और सिर्फ वांगजी और विंग की मॉर्निंग साउंड्स, फकिंग साउंड्स और अजीब जो भी बेट्स की साउंड्स बोलो वो आ रहे होते हैं। विंग हमारा जो कि हमारे वांगजी की बेबी से प्रेग्नेंट हो गया था, वो अपना हनीमून ट्रिप खत्म करके जब घर लौटते हैं, 1 वीक बाद ही विंग को वॉमिट होना और अजीब जैसा होना शुरू हो गया था। नी सेंग नोटिस करते हुए इसके पास कहता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो गए हो? विंग को पता था कि हाँ भाई हाँ, वांगजी ने इतने जोरदार तरीके से उसका बैंड बजाया था कि हो भी सकता है। पर वो हंसते हुए कहता है, कुछ भी, अभी थोड़ा दिन और देखते हैं ना। और इतना बोलने वाला था कि वो चक्कर खा के गिरने जैसा होता है। नी हिसंग उसको संभालता और चिल्लाता है तो सारे फैमिली मेंबर आ गए थे। फिर डॉक्टर को आनन फानन में बुलाया जाता है और वांगजी भी घर के लिए आ जाता है। जब उसका चेकअप करते हैं तो पूरे फैमिली वाले हैप्पी थे और वांगजी भाग कर आता है और अभी तो वो किसी को ध्यान भी नहीं देता और सीधे विंग को गले जाके लग जाता और कहता है, हे क्या हुआ है तुम्हें? तुम बेहोश क्यों हो गए? हाँ कुछ हुआ है क्या? मॉम, डैड, गगा आप बताएंगे? सीसी आते हुए कहती है, और आपने मुझे ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ तक कि आपने मेरा नाम भी नहीं लिया। भांगजी कहता है, सॉरी बेबी, पर सीसी कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं तो बड़ी हो गई ना, क्योंकि मैं तो हाँ सीजे बनने वाली हूँ। भांगजी कहता, व्हाट? कहता, मैं तो सीजे बनने वाली हूँ। वांगजी अभी भी नहीं समझता तो उसकी मॉम कहती, सच में ही इस मामले में बुद्धू ही रहेगा। फिर उसकी मॉम कहती है, तुम फादर बनने वाले हो। विंग कहता है वांगजी की तरफ देखते हुए, हे क्या तुम हैप्पी नहीं हो? वांगजी तो पहले शॉक था, फिर जब वो समझ जाता है तो कहता, वी सच में? ओह ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और इतना बोलकर उसे गले लगा लेता कहता है, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, समझे? तो
और इतना बोल करके उसकी फोरहेड को किस करता है। अब विंग की खातिरदारी के लिए तो सारे लोग थे ही। विंग का उठना बैठना खाना पीना हर चीज सब कुछ कर रहा था। विंग ने कभी सोचा नहीं था कि वो एक माफिया फैमिली में आने के बावजूद भी उसके साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बॉयफ्रेंड के साथ जब वो रहता था तो उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भरी हुई थी कि रोज उन दोनों के बीच झगड़ा होता था, ट्रस्ट इशू होते थे और वो चैन से नहीं रह पाता था। लेकिन जब से वांगजी उसकी लाइफ में आया, उसकी लाइफ की पूरी काया कल्प ही पलट गई है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कभी सैड होता, कभी रोता, कभी कुछ करता, कभी आधी रात को वांगजी को परेशान करता, पानी पूरी खाने के लिए, ये खाने के लिए, वो खाने के लिए। लेकिन वांगजी उसकी हर डिमांड पूरी करता। आज 9 मंथ होने वाले थे। विंग बहुत जोर से चीख रहा था और वो रो भी रहा था क्योंकि उसका डिलीवर पेन शुरू हो गया था। और वांगजी उसे गोद में लेकर के कार में डालता है। देन पूरा कार का काफिला हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वांगजी जब निकल रहा होता है, उसका जो रेस्टोरेंट ट्रैवल्स के कुछ लोग बच गए थे, वो अचानक से उसके एक बॉडीगार्ड वाले कार को उड़ा देता है और उसके कार का निशाना वांगजी के कार था, लेकिन वांगजी का कार बच गया, उसके बॉडीगार्ड का कार उड़ गया था। वांगजी को इतना तेज गुस्सा आ रहा था, वो सभी कार को एयर रवर्स जो होते हैं बुलेट प्रूफ वाले, उस सबको बोलता है ऑन करने के लिए। सारे कार कर लिए गए थे और सब चल देते हैं। वांगजी कहता है पहले मैं इससे निपट लूं, फिर मैं इसको निपटाता हूँ। इतना बोल करके वांगजी विंग को अंदर हॉस्पिटल में शिफ्ट कराता है और वो बाहर निकल जाता है। क्रिस कहते हैं सर आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है मुझे उसको खत्म करना है जो भी है। क्रिस कहता है सर आप निश्चिंत रहिए, मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कि मैं उसका खात्मा ना कर दूं। इतना बोल कर क्रिस और हमारा सुयंग वहां से चला जाता है। लैंसिचन कहता है मैं देखता हूँ। जांगचेंग को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी अभी वांगजी को मोस्ट इम्पोर्टेंट वहां रहना था। जांगचेंग अपने कलेजे पे पत्थर रखकर कहता है प्लीज मरना मत। उसके बॉडीगार्ड भी ले ले और कुछ और सारे के सारे चल दिए थे उन लोगों को मारने के लिए। उधर हॉस्पिटल में लैनी, मिस्टर लैन, वांगजी, जियांग छिंग, नी हिसंग सभी पैनिक हो रहे थे और सभी लोग थे वहां पे सोंगलान को रखा गया था एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे। 2 घंटे के मशक्कत करने के बाद फाइनली वांगजी का 2 बेबी बर्थ होता है, एक लड़का और एक लड़की। वांगजी और पूरी फैमिली हैप्पी थे, लेकिन अभी तक सीचन और वो लोग आए हुए नहीं थे। वो कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता है। जियांगचिंग और वांगजी दोनों घबरा जाते हैं। वो वांगजी कहता है आप सब यहाँ पे रहिए और सबका ख्याल रखिएगा और गगा प्लीज आप हिम्मत मत हारिएगा, मैं आता हूँ। तो जियांगचिंग कहता है अगर तुम गए और अगर उन लोगों ने हॉस्पिटल पे हमला किया तो? कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ सिक्योरिटी है और अगर किया तो आप लोग यहाँ से भाग जाइएगा, ठीक है ना? वो कहता है हाँ ठीक है। इतना बोलकर अरवांग जी भी कार लेकर निकल जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए। लेकिन उसके जाते ही लगभग 20 से 25 लोग सब आ करके वांगजी नहीं था इसका फायदा उठा करके वांगजी के फादर, मदर, वांगजी के दोनों बेबी जियांगचेंग और सोंगलैन, नी हिसेंग सबको बंदी बना करके एक मिल में लाके बांध दिया हुआ था। और फिर वो वांगजी को सबको कॉल करता है कि सब के सब यहाँ आ जाओ वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। वांगजी जहाँ और ये सुनता है तो वो सारे के सारे पैनिक हो गए थे और सब लोग वहां आते हैं जहाँ पे देखते हैं कि उसके दोनों बेबी को ऊपर छत पे लटकाया गया हुआ था, न्यू बॉर्न बेबी को। विंग को बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा हुआ था क्योंकि वो अभी भी बेहोश था, बेहोशी की हालत में ही था। उसके मॉम डैड को, जियांगचेंग को, सबको रखा हुआ था। भांगजी जब अपने आंखों के सामने में विंग की ऐसी हालत देखता है तो उसका खून खौल जाता है और कहता है मेरी ओमेगा को हाथ लगाने की जरूरत भी मत करना वरना तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तभी पीछे से एक वॉइस आती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए वांगजी, मैंने पहले कहा था हम पार्टनर्स हैं और हमें पार्टनर बन के ही काम करना चाहिए। वो वॉइस सुनकर वांगजी कहता है लीसा तुम? लीसा कहती हाँ मैं। तभी लीसा बाहर आते हुए कहती है हाँ मैं, हाँ हाँ मैं ही हूँ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था वांगजी कि हम दोनों पार्टनर्स हैं? फिर तुमने क्यों इस तुच्छ से निकम्मे से ओमेगा से शादी कर ली जिसका ना कोई स्टेटस है, नहीं ये हमारे जैसा है। फिर इसमें ऐसा क्या दिखा तुम्हें जो तुम इसे अपने पास ले आए? मैं इसे कितनी बार मारने की कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी और आज तो इसने हद कर दी, 2 बेबी को जन्म भी दे दिया। तुम्हें लगता है इसके बावजूद भी इसे बचना चाहिए वांगजी? और इतना आ करके एक चाकू लाता है, विंग के गले पे रख देता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा वो बेहोश था, वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कहता लीजा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कैन यू स्टॉप प्लीज़, वो मर जाएगा। लीजा कहती हाँ मैं यही चाहती हूँ कि वो मर जाए, तभी तो मैं
और टेंशन मत लो, ये मर जाएगा, इस बेबी को मैं राइज करूँगी, तुम्हें मेरा होना होगा। तुम्हें पता है मैंने क्या क्या सपने देखे हैं, जो तुम सब कुछ इसके साथ करते हो मैंने इमेजिन किया है। कब से मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैंने कितनी बार तुम्हें हिंट दिया है, लेकिन तुम मेरे करीब कभी नहीं आए। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसे ओमेगा पसंद आते हैं वांग जी। मुझ में क्या खराबी है? हाँ, मैं तो इससे ज़्यादा हॉट, टासिंग किलर और खतरनाक भी हूँ ना। इतना बोलकर विंग के गले पे कट मार देती है। विंग के गले से खून बह रहा था। वांग जी कहता है स्टॉप प्लीज प्लीज स्टॉप। लिसा कहती है तो ठीक है, अपनी घुटनों पे आओ, विंग के लिए, अपनी उसकी लाइफ के लिए भीख मांगो। वांग जी बिना सोचे समझे सीधे नीचे बैठ जाता है। कहता लिसा प्लीज प्लीज विंग को छोड़ दो। लिसा को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो वापस से विंग को ऐसे चाकू मारने वाली होती है कि वांग जी उसके पैर पकड़ लेता है। कहता है नहीं, मत मारना उसे, प्लीज मत मारना, प्लीज प्लीज। और इतना बोलते ही वो खड़ा होता है, लिसा को सीधे नीचे पटक देता है, उसके हाथ से चाकू लेके उसके दोनों हाथों को बांध देता है। वांग जी ऐसा करता है और कहता है क्यों क्यों किया तुमने उसे, क्यों किया? हाँ भाई, ये सब कुछ जल्दी ख़त्म कीजिए, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। लैंस किचन भी फॉर्म में आ गए थे और बाकी सारे लोग। फिर से फायरिंग वगैरह होता है और इस चक्कर में एक गोली उसके बेबी के जो ऊपर लटका हुआ था ना उसमें लग जाता है, जिसे रस्सी खुल के नीचे गिरने ही वाला होता है कि वांग जी लिसा को छोड़ती है और बेबी को कैच करने के लिए भागता है। बेबी को तो वो कैच कर लेता है, लेकिन लिसा वांग जी को गोली लगा चुकी, मतलब सूट कर चुकी होती है, जिस वजह से वांग जी वहाँ पे वापस से धड़ाम से अपने बेबी को लेकर बैठ जाता है और उसे सीने से लगाते हुए कहता है मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया, हे हे आई एम योर डैड, आई एम योर डैड। ब्लड आ रहा था लेकिन वो अपनी बेबी को देख रहा होता है बहुत अच्छे तरीके से। और तभी क्रिस लिसा के फोरहेड के बीच बीच गोली मार देता है। वांग जी बेबी को लेकर ही बेहोश हो जाता है। वो लोग जैसे तैसे दूसरा बेबी उतारते हैं और सारे लोगों को खात्मा कर चुकने के बाद वो वांग जी को, बेबी को, विंग को, सभी को लेके आते, इवन लीजा को भी लेके आया जाता है। सबको हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और सभी का आनन फानन में डॉक्टर इलाज करना स्टार्ट करते हैं। वांग जी की क्रिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी और विंग की भी। लग नहीं रहा था कि दोनों बचेंगे। कितना कोशिश करने के बाद दोनों को ब्लड चढ़ाया जाता है और दोनों को ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। लिसा के खोपड़ी के बीच में मारा था, इसलिए वो ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल लाने से पहले ही मर चुकी थी। और अब विंग और वांग जी दोनों को उठने की बारी थी। विंग को तो कट लगा था तो वो तो ठीक हो गया था, लेकिन अभी पूरे 7 दिन हो गए थे। वांग जी को होश अभी तक नहीं आया था। विंग बेबी को फीड भी कराता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे बाद में पता चलता है कि क्या हुआ था। जब नी हुसैंग सारी बात बताता है तो विंग अभी वांग जी के पास बैठा हुआ था। वांग जी का हाथ हिल रहा था और वो धीरे से कहता है बेबी बेबी। बेबी का नाम सुनते ही विंग कहता है हाँ 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 मैं यही हूँ, हे आँख खोलो ना प्लीज़। वांग जी धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है तो उसे ब्लरी विजन के साथ में विंग का चेहरा दिखता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं जिंदा हूँ या मैं मर गया बेबी? तो विंग कहता है तुम जिंदा हो और देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ और हमारा बेबी भी उस तरफ है, देखो। वांग जी धीरे धीरे अपनी आईज को अच्छे से ओपन करके देखता है तो दोनों साइड बेबी को लिटाया हुआ था विंग ने और इस साइड विंग बैठा हुआ था। वांग जी अपने बेबी को देखता है, मुस्कुराता है और वांग जी फिर विंग को देख के मुस्कुराते हुए कहता है मेरे पास आओ प्लीज़। विंग उसके बगल में सो जाता है। वांग जी धीरे धीरे कहता है मैंने उम्मीद खो दी थी, शायद कि मैं बच ना पाऊँ, फिर मुझे लगा मेरा बेबी बनी मुझे बहुत मिस करेगा, है ना, इसलिए मैं भगवान जी से लड़ के आ गया अपनी लाइफ बिताने। अब कोई नहीं है जो हमें अलग करेगा और हमारे ऊपर हमला करेगा या कुछ भी करेगा। विंग उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है ऐसी मनहूसियत वाली बातें नहीं करते हैं, है ना, हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे, खुशी खुशी बिताएंगे, अपनी बेबी को राइज करेंगे और हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, ठीक है। इतना बोलकर उसके चिक्स पे किस कर देता है। बाहर जो सारी फैमिली उसे देखने के लिए आई हुई थी, जब देखता है कि वांग जी विंग को गले लगाए हुए हैं और दोनों के आंखों में आंसू हैं, पूरी फैमिली की आंखों में आंसू भर गए थे। इन टाइम पीरियड में ना बेबी को घर लाया गया था, ना विंग को, किसी को भी नहीं। धीरे धीरे करके वो लोग रिकवर होते हैं और 1 महीने से प्लस हो गया था। आज सबका डिस्चार्ज होता है और सभी लोग घर आते हैं। घर पे विंग के फादर मॉम ने बहुत बड़ा पार्टी रखा हुआ था, जहाँ पे कुछ गिने चुने लोगों को बुलाया गया था
और प्रीस्ट भी आया हुआ था जहाँ पे दोनों बेबीज़ का नामकरण होना था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो लोग दोनों जैसे ही आते हैं, दोनों बेबी को ग्रैंड मॉम और ग्रैंडफ़ादर ले लेते हैं। विंग और वांगजी को रेडी होने के लिए भेज दिया जाता है। वांगजी रेडी होके आ जाता है और विंग टाई पहनने में थोड़ी-सी मशक्कत कर रहा था, तो विंग को वो टाई पहनाते हुए कहता है, "तो माय लिटिल ओमेगा, तुम्हें टाई पहनने नहीं आता है?" विंग कहता है, आता तो है, पर मैं चाहता था कि मेरा आत्मा मुझे पहनाए, इसीलिए दैट्स व्हाई।" और इतना बोलकर उस मुस्कुरा देता है। वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर करके किस करते हुए कहता है, "आई मिस यू बेबी बनी, आई रियली मिस यू।" और इतना बोलकर उसके हाथों को हाथ डालते हुए कहता है, "तो क्या आज रात सिर्फ मेरा होगा ना?" वांगजी की ऐसी बात सुनकर विंग उसकी बातों को कुछ जवाब नहीं देता और कहता है, "हमें चलना चाहिए ना?" वांगजी समझ गया था, हाँ भाई मेरा बेबी बनी शर्मा आ रहा है। फिर वो नीचे आते हैं एंड देन दोनों बेबी को गोद में लेकर के प्रीस्ट के द्वारा नामकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ पे दोनों बेबी का नाम ईवा और निंगजी रखा जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि सब कुछ नीचे सभी नाम संस्कार का ये हो जाने के बाद थोड़ा बहुत पार्टी एंजॉय करते हैं और उसकी मम्मी कहती है, "बाबा को हमें दे दो और तुम जाओ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो।" ये सुनकर तो विंग के कान लाल हो गए थे, पर वांगजी माइंड नहीं करता और विंग को सबके सामने गोद में उठा करके लेके जा रहा होता है। तभी स्थिति आते हुए कहती है, "गगा, आप मुझे फिर से भूल गए।" वांगजी कहता है, "सॉरी बेबी, पर आज मैं अपनी बेबी बनी के साथ रहना चाहता हूँ। कल से गगा तुमसे प्रॉमिस करता है, सबसे पहले तुम।" वो कहता है, "तो मैं भी चलूंगी आपके साथ।" सारे फैमिली वाले उसकी तरफ भागते हैं और सिसी को गोद में उठाते हुए कहते, "आहा, ये दोनों बेबी आपके साथ रहना चाहते हैं, आप क्या नहीं रहोगे? देखो ये दोनों कैसे बोल रहे हैं, सीजीए चाहिए, सीजीए चाहिए।" सिसी कहती है वांगली से, "ओके ओके, माफ़ किया। अगर कल से मुझे भूल गए तो भूल जाना कि आपकी 2 बेबीज़ भी हैं।" इतना बोलकर वो एकदम नोज़ को ऐसे स्लाइड करते हुए कहती है, जाइए जाइए।" और इतना बोलना हुआ कि सारे फैमिली वाले हंस रहे थे। वांगजी भी शेक करता हुआ कहता है, "मेरी बहन गुंडी निकलेगी मेरी तरह।" फिर वो विंग को उठा के लेके आ रहा होता है, तो विंग कहता है, आखिर भाई किसका है? तो होगा ही ना। वांगजी कहता, "ओह रियली, चलो बताता हूँ।" फिर वो लोग अंदर आते हैं। दोनों अपने कपड़े उतार चुके थे और वो लोग एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे में से कनेक्ट होने के बाद होल्ड किए हुए थे। तभी विंग कहता है, "कितने सारे गोली के निशान हैं तुम्हारे बॉडी पे, क्या तुम्हें दर्द होता है?" वांगजी कहता है, "तुम्हारे करीब होने से सारा दर्द गायब हो जाता है। इससे बड़ी गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। माय बेबी बनी, हे, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तुम बेहोश होने वाले थे और मैंने तुम्हें कैप्चर किया था, यू नो ना? और तुम चीख के भाग गए थे।" विंग कहता है, "हाँ, और मैं लड़की के गेटअप में था।" वांगजी कहता है, "आई नो, और मुझे डाउट तब हुआ कि तुम लड़की के गेटअप में होने के बावजूद भी जेन्स बाथरूम में क्या करने आए थे। फिर मैंने तुम्हें बाहर कपड़े बदलते हुए देखा तो मेरा डाउट यकीन में बदल गया। कोई नहीं। वैसे वो अल्फाज के बाथरूम तो नहीं थे, ओमेगास के ही थे और हम गलती से वहाँ आ गए थे। तुम बिल्कुल सही जगह आए थे।" विंग उसको हिट करते हुए कहता है, "मतलब तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे थे?" वांगजी कहता है, "अगर मैं नहीं करता तो क्या तुम मेरे पास होते? क्या ये सब कुछ होता? क्या हमारा बेबी होता? क्या मेरा बेबी बनी मेरे पास होता? वैसे मुझे बात नहीं करनी, मुझे पूरी रात तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है।" इतना बोलकर उन दोनों का हॉट नॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये खूबसूरत सा वन शॉट खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को सीजन 2 मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, जो लोग भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, कंजूस हो ना। सब्सक्राइब करते हो ना कमेंट करते हो, कितना बोलना पड़ेगा आप लोगों को? अगर नहीं कर सकते हो तो फिर देखते क्यों हो? मुझे ये समझ नहीं आता। अगर देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। और मैं क्या ही बोलूँ, जिन लोगों को मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग बाय ऑन करके प्योर लव स्टोरी देख सकते हैं। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो मेरे प्लस मैसेंजर को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी स्टोरीज़ को शेयर करने के लिए मुझे बोल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।